तो चलिए सीधा रुख करेंगे बस्ती का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। ना हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, ना हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, ना कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए। दर्शन कहा? नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आए हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है, सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था वे आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही ऋण होने का एक माध्यम हम सब के लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान, शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी,
न रोजगार के साधन थे, तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना, ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता। और किस भाव के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया होगा कि 1981 में से देवमंगल सिंह IFS बन गए और 1983 में से ओम नारायण सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होकर के उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन गए। और फिर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2009 में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आप यहां देख रहे हैं, एक PG कॉलेज पहले था, फिर BTC कॉलेज खुला, BEd कॉलेज खुला, फिर इसके बाद अन्य संस्थान खुलते ही गए। BCA भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है, CBSE बोर्ड के द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। और आज यहां पे ओमनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। आप याद करिए, अगर 50 वर्ष पहले यहां नर्सिंग कॉलेज बनता, फार्मेसी कॉलेज बनता, लॉ कॉलेज बनता, CBSE बोर्ड के अच्छे विद्यालय बनते, केवल व्यक्ति का नहीं होता है, याद रखना, एक व्यक्ति का स्वावलंबन इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं, उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा।
गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। 10 वर्ष की एक शानदार यात्रा भारत की हमने देखी है। आज आप दुनिया के वर्तमान ध्रुवीकरण को देख रहे होंगे। भारत के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं माना जाता। भारत ने 1947 से लेकर के 2014 तक अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊपर नीचे करते करते 14 से 11वें स्थान पर आया और 2014 से 2024 के बीच भारत ने आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रतिष्ठापित किया है। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे। हर व्यक्ति के मन में एक नई जिज्ञासा है, एक नई तमन्ना है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है, भारत के महत्व को समझ रही है और भारत के इस महत्व को और अधिक अच्छे ढंग से समझाने के लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसमें जो महती भूमिका होनी है वह इन संस्थानों की होनी है, जिन संस्थानों में हमारा युवा तैयार होता है, देश का वर्तमान तैयार होता है, जो भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाला है। याद रखना, भारत की प्रतिभा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उसको मौका मिला, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया आज उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया के जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनमें 20 प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ आज भारत से हैं, भारत का युवा है। भारत ने फिर से अपने को दुनिया के अंदर स्थापित किया है और मुझे लगता है कि तब जब उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक प्रयास किया, उस दिशा में आगे बढ़े। आज के समय में हम लोग तकनीक से पीछे भाग नहीं सकते। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके नैतिक निहितार्थों को, उसके सुरक्षात्मक उपायों को भी हमें साथ साथ अपनाना पड़ेगा। अन्यथा समाज के सामने उत्थान और पतन दोनों के बीच की में आप खड़े हैं। थोड़ी सी नकारात्मक दृष्टि बनी तो नीचे गिरने में बहुत समय नहीं लगने वाला। एक सकारात्मक दृष्टि तकनीक को आपने अपनाया तो दुनिया में छाने में भी आपको बहुत देर नहीं लगने वाली है। और इसी के लिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। सरकार और समाज मिलकर के जब कार्य करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मंडेरवा में चीनी मिल लगेगी? एक सरकार थी, उसने बेच दिया। एक सरकार आई, उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए,
इन्होंने कहा कि कैसे होगा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मेडिकल कॉलेज कैंपस में होगी? लोग मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज आज बस्ती का चल चुका है और वह भी त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है? आज मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, महाराजगंज में भी और गोरखपुर में एम्स भी संचालित हो गया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संसाधन बीच में आड़े नहीं बनते। जब हम सोचते रहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति में रहते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तभी व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। और उस सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ने का परिणाम क्या है? अब कभी बस्ती के एक साहित्यकार ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़। अब बस्ती बस्ती नहीं, अब तो बस्ती एक नगर बन चुका है, भव्यता के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला नगर बन चुका है, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाने वाला। हमारे विधायक मखोड़ा धाम का पुनरुद्धार कर रहे हैं, यानी विरासत की पुनर्स्थापना का काम मखोड़ा धाम में कर रहे हैं। अजय सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रयास वहां पर किया। मनोरमा नदी के पुनरुद्धार का बीड़ा उन्होंने स्वयं उठाया। मैं स्वयं भी आया था उनके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तपसी धाम आप देख रहे होंगे क्या भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। तपसी धाम के बाबा जी भंडारा कराते हैं 3 दिन का, आजादी के यानी आजादी के दिवस पर 15 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त से लेकर के 16-17 अगस्त तक उनके यहां 3 दिन का भंडारा चलता है। वे स्वयं फलाहारी है।